आज से 6 साल पहले 26 मई 2014 को जब श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि भारत एक नई और ज़्यादा विकसित विदेश नीति के साथ आगे आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती कार्यकाल में किए गए लगातार विदेशी दौरों से इस बात को और अधिक स्पष्ट किया गया कि अब शायद भारत एक अधिक विकसित और एक अधिक शक्तिशाली देश बनकर दुनिया की नज़रों के सामने उभरेगा। परंतु मोदी सरकार की यदि इस 6 साल की विदेश नीति का आकलन किया जाए और साथ ही वर्तमान में भारत के पड़ोसी देशों के साथ और दक्षिण एशियाई देशों में भारत की स्थिति का यदि आकलन किया जाए तो यह विदेश नीति एक बड़ी असफलता साबित हुई है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अभी भी सुधरे नहीं हैं। उधर चीन से भी लगातार भारतीय सीमाओं पर तनाव बना दिखता है। नेपाल जैसा छोटा सा देश भी आज भारत को युद्ध के लिए आंखें दिखाता प्रतीत होता है। भारत के पूर्व राजनयिक और जेडीयू नेता पवन कुमार ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं रहे, किंतु मोदी सरकार तो इस विषय में कंफ्यूज नजर आती है। पाकिस्तान से बात होगी या नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। दोनों देशों के विदेशी सलाहकार भी मिलते हैं तो विदेश में। उधर भारतीय विदेश नीति के विशेषज्ञ श्री ब्रह्म चैलानी ने द डिप्लोमेट को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि डोकलाम मामले पर हो सकता है कि भारत के मन में संतोष हो, किंतु उसमें वास्तविक जीत चीन की हुई है। आपको बता दें कि डोकलाम मामले के बावजूद भी चीन लगातार विवादित क्षेत्रों में निर्माण कार्य कर रहा है। ऐसे में भूटान, जो अपनी सुरक्षा के लिए भारत पर ही निर्भर था, चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को देखने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए भारत का हाथ पकड़ने से पहले 2 बार सोचेगा। पिछले 6 साल में भारत दक्षिण एशियाई देशों से भी दूर हुआ है। नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और मालदीव जैसे देशों ने भारत पर से अपना भरोसा खो दिया है। हालांकि शुरू में श्री नरेंद्र मोदी ने एक मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन दूरदर्शिता की कमी के चलते आगे जाकर ये योजनाएं विफल रहीं। वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण कहते हैं कि दूरदर्शिता की कमी की वजह से लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति विफल रही है। ऐसे में बड़े देशों से तो दूर भारत छोटे छोटे देशों में भी अपना वर्चस्व खो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस की जिन नीतियों पर आलोचना करती थी वह उन पर स्वयं नाकाम रही है। मोदी सरकार ने अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, किंतु अमेरिका ने फिर भी ईरान से तेल आयात नहीं करने दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत को रूस से हथियार खरीदने तक से मना कर दिया है। वो रूस जिसने अपना वह रक्षा तंत्र तक भारत को सौंप दिया था जो वह अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। भारत भूषण कहते हैं कि ना ही तो आप एनएसजी के मेंबर बन पाए और ना ही पाकिस्तान से किसी आतंकी को अब तक वापस ला पाए। उधर मालदीव में भी चीन की स्थिति अधिक मजबूत है और हम वहां पर अपने हेलीकॉप्टर तक भी नहीं रख पा रहे हैं। धार्मिक मामलों के चलते बांग्लादेश से भी हमारे संबंध लगातार खराब हो रहे हैं और उधर डोकलाम में जो हुआ उसके चलते भूटान भी हम पर से भरोसा खो चुका है। मोदी सरकार के दावों से लोगों में ये उम्मीद थी कि भारत कोई दूरगामी कदम उठाएगा, लेकिन दरअसल इस सरकार की विदेश नीति में कोई दूरदर्शिता है ही नहीं। सरकार की आलोचना करते हुए कई आलोचकों ने यह तक कह दिया कि ईरान लंबे समय से गुलामी झेल रहा है, किंतु फिर भी उसका अपना एक वर्चस्व, अपना एक प्रभाव है। ईरान की तुलना में तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी उसका अपने ही क्षेत्र में कोई वर्चस्व, कोई प्रभाव नहीं रह गया है। 2014 से पहले भारत और मालदीव के संबंध काफ़ी अच्छे थे, किंतु वहाँ भी अब्दुल्ला यामीन की सरकार आने के बाद में भारत की वहाँ पर स्थिति कमज़ोर हुई है। भारत की पकड़ मालदीव में अब कमज़ोर हुई है और मालदीव के विदेश मंत्रालय और वहाँ के व्यवसाय में लगातार बढ़ते चीनी हस्तक्षेप इस बात के परिचायक है कि हम वहाँ पर कमज़ोर स्थिति में हैं और चीन वहाँ पर अधिक मजबूत स्थिति में है। दरअसल मालदीव के व्यावसायिक और रक्षा क्षेत्रों में चीन का लगातार हस्तक्षेप मालदीव का भारत पर अविश्वास दिखाता है। और मसला केवल मालदीव का नहीं, दरअसल नेपाल और श्रीलंका में भी चीन का वर्चस्व भारत से अधिक होने लगा है।
2015 के चुनाव के बाद मैत्रीपाला सिरिसेना श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की तुलना में मैत्रीपाला को भारत का अधिक करीबी समझा जाता था। इसके बावजूद भी 2017 में श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को सौंप दिया। 2014 में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार श्रीलंका जा चुके हैं, किंतु वह वहां पर अपना विश्वास स्थापित नहीं कर पाए। हम्बनटोटा बंदरगाह सौंपने के वक्त भी मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की गई थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में या किसी अन्य सरकार में इस प्रकार की घटना श्रीलंका में पहले कभी नहीं हुई थी। 2015 के बाद से नेपाल से भी भारत के रिश्ते खराब हुए हैं। दरअसल 2015 के बाद मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ जरूरी चीज़ों के निर्यात पर नेपाल पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद एक लंबे समय तक नेपाल रोजमर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों के लिए भी जूझता रहा और आखिरकार उसकी ये ज़रूरतें चीन से पूरी हुई, जिसके कारण नेपाल में भारतीय राजनीति को लेकर एक गुस्सा पनपा और वन रोड वन बेल्ट चीन की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसका नेपाल एक कट्टर विरोधी था, नेपाल उस वन बेल्ट वन रोड योजना में भी चीन के साथ खड़ा हो गया। सार्क देशों में भूटान को छोड़कर सभी देश चीन की इस योजना में भारत के खिलाफ जाकर शामिल हो गए। उधर ईरान से भी भारत के संबंध लगातार अच्छे रहे हैं, किंतु इसके बावजूद भी भारत अमेरिका को यह समझाने में नाकामयाब रहा कि वह ईरान से तेल आयात क्यों करना चाहता है। दरअसल ईरान से तेल आयात भारत के लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है, किंतु अमेरिका ने यहाँ पर भारत के हाथ बांध रखे हैं। बांग्लादेश जैसे छोटे से देश ने भी भारत को धार्मिक आधार पर राजनीति करने पर करारा जवाब दिया है। दरअसल बांग्लादेश के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों को जोड़ने वाला एक पुल बनकर फरवरी 2020 में तैयार हो गया, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि इस पुल का निर्माण चीन ने किया है। इससे पहले बांग्लादेश में नवीन तकनीकों से होने वाला कोई भी निर्माण कार्य दरअसल भारत को दिया जाता था। आखिर भारत की विदेश नीति को इतने झटके क्यों लग रहे हैं? पवन वर्मा कहते हैं कि दरअसल भारत की विदेश नीति में एक रणनीति का भाव है, जो अपना फायदा सर्वप्रथम रखने में विश्वास करती है, जबकि इससे पहले की सरकार विदेश नीति और विदेशों से अच्छे संबंध बनाने में विश्वास करती थी, जिसकी वजह से सभी देश भारत पर सुरक्षा की दृष्टि से व आर्थिक दृष्टि से भी विश्वास करते थे। हम रिएक्टिव हैं, जबकि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए था। देखा जाए तो भारत के सभी पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भारत से ज़्यादा अब चीन पर विश्वास करने लगे हैं और चीन पर ही आधारित हैं। चाणक्य के इस देश में भी कूटनीति नीति का अभाव है। ऐसे में यदि भारत और चीन का युद्ध होता है और भारत के पड़ोसी देश चीन के प्रभाव में आकर भारत पर आक्रमण करते हैं, तो भारत अपने आप को पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान, श्रीलंका और स्वयं चीन से घिरा हुआ पाएगा। ऐसे में एक बड़े सैन्य बल के कारण हो सकता है कि भारत एक शक्तिशाली देश बनकर इस युद्ध को जीत भी जाए, किंतु विचारणीय तथ्य ये है कि क्या एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ इस कोरोना काल में, इस महामारी में हमें सिर्फ धर्म के आधार पर एक रणनीति बनाकर अपने पड़ोसी देशों के साथ दुश्मनी करके युद्ध करना चाहिए? इस युद्ध में होने वाली क्षति के साथ साथ आर्थिक नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को कई सालों तक पीछे धकेल देगा। मोदी सरकार को एक दूरदर्शी, दूरगामी विदेश नीति की आवश्यकता है, जिससे आसपास के देशों से संबंध मधुर हों व भारत को व्यापार व सैन्य दृष्टि से उनका और अधिक समर्थन मिल सके,